वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कमीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। सो होपफुली आप सभी के एग्जाम्स जो हैं सितंबर में जो होते हैं मिड टर्म एग्जाम्स, वो सभी के अच्छी तरह से हो गए होंगे। मैं इतनी देर से कोई भी वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, बिकॉज मेरे स्कूल में मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, तो आई वाज हेल्पिंग देम इन देयर रिविजन्स, so that's why I was not able to upload any video. So now from now onwards मैं रेगुलर आपकी जो वीडियोस हैं 9th और 10th की अपलोड करता रहूंगा, और 8th भी जैसे मैंने शुरू किया था तो 8th का भी बीच बीच में स्टार्ट करते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास अब 3 क्लासेस हो गई हैं, तो इट इज बिट डिफिकल्ट टू अपलोड ऑल द वीडियोस फॉर ऑल द 3 क्लासेस। सो आई विल ट्राई टू अपलोड 8th क्लास वीडियोस आल्सो इन बिटवीन दैट। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम करने वाले हैं, आज का जो हमारा वीडियो है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10th, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाला जो हम चैप्टर कर चुके हैं दैट वाज ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने डिटेल में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि वो ट्रिग्नोमेट्री जो है किस पे एप्लीकेबल होती है, दैट इज ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल्स। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री रियल लाइफ में कहाँ पे अप्लाई होती है, और इसके बारे में हम कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे यूज करेंगे, कैसे आंसर्स निकालेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन दिस। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमें बेसिकली पता था कि राइट एंगल ट्राइंगल्स पे होती है। अब रियल लाइफ में आ जाते हैं, रियल लाइफ में हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये है बिल्डिंग। इसकी अगर आपने हाइट वैसे ही निकालनी हो, आप अगर हाइट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? क्या आप बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पता नहीं 50 माले वाली बिल्डिंग है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसको ऐसे कोई मीटर टेप से ऐसे नापना शुरू करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री कब काम आएगी? जब हम इसको मतलब कि इसका आर्किटेक्ट वगैरह में ज्यादा यूज होता है। कोई हाइट देखनी हो, कितनी चाहिए हमें, क्या कितना चाहिए, कोई बिल्डिंग है कितनी बड़ी है, ऑल दीज थिंग्स जो हमें नोट डाउन करनी होती है, कई जगह पे यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी हाइट डायरेक्ट निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, इसकी सिर्फ ये हाइट जो है इतनी, ये फ्रंट लाइन जो हम लेंगे, फ्रंट लाइन से कुछ दूरी पे एक पॉइंट, जहां से हम इसको इसके टॉप को देखेंगे, ये है इसका टॉप, इसके टॉप को देखेंगे। ओके, लाइन टेढ़ी चल गई। तो यहां से एक बंदा इसकी हाइट देखना चाहता है, यहां से टॉप की तरफ देख रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की ही वैल्यूज हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल, कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप रख के देख सकते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए इसके टॉप की तरफ देखने के वक्त आपके पास कोई भी एक एंगल थीटा बन रहा है, तो हमारे पास जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कौन कौन से थीटा की वैल्यूज हैं हमारे पास। जहाँ तो 0 डिग्री वाला होता है, 30 वाला होता है, 45 वाला होता है, 60 वाले की वैल्यू है, या फिर 90 वाली। सो 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला तो पॉसिबल हो नहीं सकता। 0 डिग्री तो बिल्कुल खत्म हो गया, हाइट नहीं निकाल सकते। 90 डिग्री बिल्कुल सीधा हो गया, तो उसकी तरफ देखा नहीं जा सकता, पॉइंट की तरफ हाइट नहीं निकलेगी। सो बेसिक जो हमारे ये 3 एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो मैंने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में एक वीडियो में इंट्रोडक्शन में आई थिंक सो करवाया था। अगर किसी बच्चे को वो नहीं पता है तो मैं उसको वो लिंक सेंड कर दूंगा। जस्ट आस्क मी इन द व्हाट्सएप, दिस इज माय नंबर, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं। किसी भी चैप्टर की कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही है, या पूरा चैप्टर अगर आपको चाहिए, आई हैव मेड द लिस्ट, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दैट लिस्ट, ताकि आप उस चैप्टर को इजीली कर सकें। तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम, इसमें क्या क्या चीजें हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया। अब इसकी जो हाइट है ना, पूरी बिल्डिंग को ऐसे मोटे वाला नहीं लेंगे, जस्ट हमने हाइट निकालनी है, तो जस्ट एक लाइन से स्पेसिफाई करेंगे कि ये एक बिल्डिंग है। हाइट देखनी है सिर्फ, तो लाइन से स्पेसिफाई करेंगे बिल्डिंग या कोई भी चीज जिसकी बात कर रहे होंगे हम। ओके, तो ये है उसकी हाइट। ये हमेशा वर्टिकली स्ट्रेट होती है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगी। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जो बेस है इसका। ठीक है, जहां से देख रहे हैं ऊपर जिस पॉइंट की तरफ, वो होती है लाइन ऑफ साइट, देखने वाली जो होती है हमारी, कहां देखने की जो लाइन, किस वे में, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, दिस इज लाइन ऑफ साइट।
जहां से जहां तक देख रहे हैं वो एक इनविजिबल एक पाथ होता है, जो वो हमने लाइन के द्वारा शो किया है, ये है लाइन ऑफ साइट। ओके, जब बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है, एलिवेट हो रहा है। एलिवेशन मतलब क्या होता है, जब हम एलिवेटर में चढ़ते हैं, लिफ्ट में चढ़ते हैं, एलिवेटर उसको इसलिए कहते हैं, वो हमें देख के ऊपर जाती है, एलिवेट करती है, और वहां से नीचे डिप्रेशन, नीचे आ रहे होते हैं। तो यहाँ से भी क्या है, जब वो बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है तो यही लाइन ऑफ साइट को बोलेंगे, ये लाइन ऑफ साइट तो है। तो जो बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है तो वो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही हमेशा एंगल बनेगा। जब ये नीचे से ऊपर देख रहा है, दैट इज दिस डायरेक्शन, तब इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। और वही बंदा यहां पे ना खड़ा होके अगर वहां पे खड़ा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो कैसे होगा ये डायग्राम। मैंने बताया था अभी अभी आपको, ये बंदा अब यहां पे खड़ा है, हाइट तो निकालनी है, बट वो यहां पे खड़ा है, वो ऊपर से नीचे एक पॉइंट की तरफ देख रहा है, जिसके वो देख रहा है तो नीचे को देख रहा है, लाइन ऑफ साइट अब नीचे को है। देखने की दिशा नीचे को है, ऊपर से नीचे। तो मैंने बताया था कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनती है, और जहां से देख रहा है वहां से एंगल बनना चाहिए। तो देखिए ये तो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन के साथ कभी भी एंगल नहीं बनता। हमने जो एंगल थीटा वगैरह जो भी हम देख रहे हैं वो कभी भी वर्टिकल लाइन के साथ नहीं बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। देख वो वहां से रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है, तो अब हम क्या करें, हमने तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही एंगल बनाना होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे जो है, इसी के जैसी सेम इसके पैरेलल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे जहां से वो देख रहा है। डॉटेड लाइन, ये जो है अब हमारे पास ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, जो जमीन के पैरेलल, जैसे जो हमारी जमीन है ना, इसके पैरेलल जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो वर्टिकल होती है, ये ध्यान रखना। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन अब यहाँ पे बन गई ना, जहां से देख रहा है वहीं से बनानी है हमने हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब ये एंगल बन गया थीटा। ये जब एंगल, अब ये थीटा जो एंगल है, जब हम नीचे से ऊपर देख रहे थे, लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बना, तो हमने उसको बोला एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन अलग से बनानी पड़ी हमें, तो इसी एंगल को अब क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे देखना, डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहा है, नीचे देखने का, नीचे देख रहा है तो कितने एंगल पे नीचे देख रहा है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ, कितने एंगल पे नीचे देख रहा है, ये वाला नहीं देख कर कभी भी होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल वाले के साथ लाइन ऑफ साइट का एंगल कितने में देख रहा है वो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया जाएगा, फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर में एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी शो करना है तो ये डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल वाली और ये एंगल यहाँ पे शो करना जरूरी होगा। उसके बाद आप नीचे वाला एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें। नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, डायग्राम में शो हो रहा है तो दैट इज करेक्ट। ओके, इसमें ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इनके सम्स में। ओके, तो ये एंगल हमारे पास आ गया, मतलब असल में हमारे पास यही एंगल आएगा घूम फिर के, ये वाला, ठीक है, चाहे वो ऊपर से नीचे देख रहा है चाहे नीचे से ऊपर देख रहा है, वो सेम एंगल होगा, ठीक है। घूम फिर के हमारे पास एंगल तो यही आना है, और हमने फॉर्मूला बेस अपना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंगली ही निकालना है कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है, ठीक है। तो ये थी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन। इसमें और चीज क्या है, हमारे जो हमने किए थे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूला है, मोस्टली यही यूज होंगे। किसी किसी सम में हो सकता है थोड़ा सा सीकेंट या कॉट की कोटेंजेंट, कॉट टेन का जो इनवर्स होता है उसकी जरूरत पड़े, वैसे इनकी ही ज्यादा जरूरत होनी है। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों में से भी ज्यादा ये यूज होता है टेन थीटा। दिमाग में रट लो, बिठा लो अच्छी तरह से, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मोस्टली यही यूज होता है। साइन और कॉस होते हैं यूज, बट कम यूज होते हैं, बहुत कम पूछा जाता है।
स्टेटमेंट को समझ के आपने पता लगाना है कि ये फॉर्मूले कब यूज होंगे और क्या पूछा गया है, उनके अकॉर्डिंगली क्या इनका यूज करने की जरूरत है हमें। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे ना एग्जांपल्स, आपको क्लियर होता जाएगा कि इनकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया, इसके रिलेटेड जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। साइन कॉस वैसे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 30, 45 और 60 की ही जरूरत पड़ेगी हमें। तो साइन मेन वैल्यूज लिखने वाला हूं मैं, 30 डिग्री, 45 और 60। 0 और 90 की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि बच्चे ना कई बार भूल जाते हैं, तो एक तरह से रिमाइंड हो जाएगा। साइन 30 जो होता है दैट इज 1/2, 45 होता है 1/√2, √3/2, और ये साइन 30 होता है, कॉस 30 होता है √3/2, ये तो सेम ही होता है, ये 1/2 होता है कॉस 60, और tan 30 होता है हमारा 1/√3, सॉरी 1/√3 होता है, ये 1 होता है और ये √3 होता है। तो यही वैल्यूज जो है ज़्यादा यूज होंगी tan की। tan 30, 45 और 60 ज़्यादा यूज होते हैं, ये कम यूज होते हैं। तो ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साथ मेरे साथ ऐसे बने रहिए, हम कुछ एग्जांपल्स भी और करेंगे, और एग्जांपल्स को डिटेल में आपको मैं साथ साथ में बताता रहूँगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे वहाँ पे मार्क करके उस क्वेश्चन को या उस पोर्शन को मार्क करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे भेजिए और मुझे पूछिए। आई विल बी एक्साइटेड टू टेल यू कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने की, तो आई विल टेल यू। ठीक है, मैं क्या करवा रहा हूँ, आपके माइंड में क्या डाउट है तो मैं ही क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे पूछिए हो सके तो। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। एग्जांपल्स करके देखते हैं थोड़ी बहुत इसके रिलेटेड। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास है हमारी फर्स्ट एग्जांपल। तो ये इनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो आई विल डिक्टेट दैट स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट एग्जांपल, बिकॉज अगर लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर ये जो है ना हमारी एक्चुअल पार्ट जो रह जाता है समझने वाला, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, क्या है कि हम लिखने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो भी एग्जांपल्स या क्वेश्चंस होंगे, आई विल डिक्टेट दोज क्वेश्चंस, बार बार बोलूंगा। अगर आप वहीं से नोट कर लें तो अच्छी बात है, अगर आपके पास बुक है तो और भी अच्छी बात है, आप वहां से देखें और यहाँ से समझें। ओके, जिनके पास बुक है एग्जाम्पल 1, उनके पास ये पूरी स्टेटमेंट भी होगी और डायग्राम भी बना हुआ है, बट वो आंसर में बना हुआ है, उन्होंने अपने आंसर में डायग्राम बनाया। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, तो आपने हर एक का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम वहां से देखने के बजाय मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। डायरेक्ट स्टेटमेंट बुक को पढ़ के कैसे बनाना है देखिए ध्यान से। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली सीधा खड़ा हुआ है। तो हम जो टावर है पूरा प्रॉपर नहीं ऐसे बनाना जो होता है ऊपर से तीखा नीचे से चौड़ा, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक स्ट्रेट लाइन बनाइए लाइक दिस। हाइट ऑफ द टावर स्पेसिफाई करनी है हमने। ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड लेवल मान लीजिए नीचे वाला। ओके, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो इधर एक लाइन डाल मार देते हैं ऐसे, ग्राउंड लेवल है ये, इसके ऊपर ऐसे टावर खड़ा हुआ है। ग्राउंड लेवल जो टावर है इसका ये टॉप है, ये फुट है इसका। किसी भी चीज का ऐसे हम बोलेंगे, टॉप है तो ऊपर वाले ये, और फुट है तो ये नीचे ग्राउंड पे जो लगा हुआ है। ठीक है, ये फुट हुआ उसका। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी यहाँ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं पे एक पॉइंट है, कहाँ पे है वो, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो, ये उन्होंने बताया हुआ है फुट से 15 मीटर, फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ देख रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये था टॉप। तो यहाँ से वो उसके टावर के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट। यहां से इस पॉइंट से टावर के टॉप की तरफ देख रहा है वो, तो एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल जहां से देख रहा है वहां से आपने देखा यहाँ पर के पास हॉरिजॉन्टल है, अगर नहीं है तो बनानी कैसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा। ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा ये एंगल हुआ 60 डिग्री बता हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसको आप एच ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा।
तो इसको हम नेम दे लेते हैं कोई ए बी एंड सी, क्योंकि ये वर्टिकली सीधा स्टैंड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये एंगल होगा 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारी फिगर बन गई। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। हमने देखना है क्या पूछा है उन्होंने और क्या गिवन है। परपेंडिकुलर पूछा है, बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस वाला एक ही फॉर्मूला हमारे पास, जो हम क्या है, वैसे तो दो हैं बट दोनों में से ज्यादा हमने कौन सा यूज करना है, tan थीटा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं सारी वहां पे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो आप जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, लेट AB is the tower and C is the point 15 meter away from the फुट ऑफ द टावर। अच्छा, वैसे इतनी भी लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट जो मेन चीजें बताओ। हाइट क्या, टावर को आपने क्या लिया है, ए बी लिया है, और BC इज द 15 मीटर, को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती। एंगल क्या है ये वो बताने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा डायग्राम सी बना होना चाहिए। आपने यहाँ पे थोड़ा सा लिख के उसके बारे में, इसको आपने क्या स्पेसिफाई किया है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको आपने क्या लिखा है, ए बी टावर है। ओके, तो क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABC ट्रायंगल है, इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB बाय BC। तो ये हमने फॉर्मूला सीधा लगा दिया। इसके आगे बिकॉज में लिखेंगे, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B होता है। तो ये हमने बता दिया कि ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया। tan 60 डिग्री की वैल्यू मैंने पहले बताई है वीडियो में भी, वो होती है √3। AB क्या है हमारे पास, वो नहीं है, वही तो हमने फाइंड आउट करना है। BC क्या है हमारा 15, तो 15 डिवाइड में इधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा। सो AB कितना आ गया, 15 इंटू √3 मीटर आंसर। किसी किसी क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई होती है, ये पुट करो तभी आपने पुट करनी है। अगर नहीं स्पेसिफाई किया √3 की वैल्यू ये पुट करो तो नहीं पुट करना, आंसर आ गया। तो इतना सा सिर्फ सॉल्व करना होता है, डायग्राम सही बन गया तो आपका सॉल्यूशन भी सही आ जाएगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ अलग और डिफिकल्ट नहीं कह सकते, कुछ अलग एग्जांपल्स हम करते हैं ताकि थोड़ा सा हम आगे बढ़ें डिफिकल्टी की तरफ। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सेट मैंने बोला है, जैसे एग्जाम्पल मैं डिक्टेट करूंगा, बोलूंगा, आपने नोट डाउन कर लेनी है। जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास है दैट्स वेल एंड गुड, आप वहां से देखें और यहाँ से समझें। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज एग्जांपल 2। मैंने जैसे बोला था आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन को एक इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के उस पे उसका फॉल्ट जो है वो सही करना है। वो इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी है, 5 मीटर, मतलब कि 5 मीटर की हाइट पे वो फॉल्ट है जिसको उसने सही करना है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। पता चल, उन्होंने बताया है 5 मीटर हाइट है, तो ये जो भी हम लेंगे दैट विल बी 5 मीटर, ये इसकी हाइट है। और पोल जमीन पे लगा तो ये जमीन हमारी, ये ऐसे थोड़ी सी बना लो। ओके, वो पॉइंट कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है वो देखते हैं हम। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे कि पोल यहाँ पे बना हुआ है, पॉइंट उधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इलेक्ट्रिक पोल और पॉइंट जो है वो चाहे आप इधर ले लो चाहे आप उधर ले लो, आपका आंसर तो वही आएगा। ठीक है, she needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर। जो इलेक्ट्रिशियन है उसको पोल के टॉप से 1.3 मीटर की हाइट नीचे, 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी लगानी पड़ेगी ताकि वो जो यहाँ पे फॉल्ट है उसको सही कर सके। अगर यहीं तक वो लगा लेगा सीढ़ी अपनी, तो फॉल्ट कैसे सही करेगा, सीढ़ी हमेशा नीचे लगती है ना। तो 1.3 मीटर नीचे अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली उसने थोड़ी सी सीढ़ी नीचे लगाई है। ठीक है, तो सपोज के वो यहाँ पे उसने अपनी सीढ़ी लगाई है, ये जो है 1.3 मीटर है मान लो। ठीक है, यहाँ पे उसने अपनी सीढ़ी लगाई, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे उसकी सीढ़ी का
फुट है, ओके, उसने यहां तक सीढ़ी लगाई, फॉल्ट यहाँ पे, फॉल्ट उसने यहाँ पे सही करना है, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें लेंथ ऑफ द लैडर कितनी चाहिए, कितनी लंबी सीढ़ी होनी चाहिए कि वो सीढ़ी वहां तक पहुंच भी जाए और यहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बने। मैं बताता हूं, पूरी लाइन बोलूंगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। कह रहे हैं कि कितनी लंबी सीढ़ी हमें चाहिए कि वो 60 डिग्री एंगल पे भी खड़ी हो और जहां वो सोच रही है वहां पे लग भी जाए, ठीक है। कितनी लंबी सीढ़ी हमें चाहिए कि 1.3 मीटर नीचे लग भी जाए और 60 डिग्री पे ही लगे, पीछे नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। एक ऐसी लेंथ की चाहिए वो 60 डिग्री के एंगल पे ही लगे, ओके। तो हमें कितनी लेंथ ऑफ द लैडर चाहिए, तो हमें एक्चुअल में अभी इसमें ये पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ द लैडर पूछी हुई है, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। कह रही है कि ऑल्सो ये भी फाइंड आउट करो कि पोल के फुट से लैडर का फुट, ये लैडर का फुट हो गया, ये पोल का फुट है, पोल के फुट से लैडर का फुट कितनी दूरी पे होना चाहिए ताकि वो 60 डिग्री एंगल पे लग जाए, ठीक है। ये भी फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो दो फॉर्मूला लगेंगे आपके इसको फॉर्म करने निकालने में। सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले तो आप ये ले लीजिए, ए बी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पोल और सी पॉइंट है जहां पे उसने लैडर लगानी है, ठीक है। और डी पॉइंट है वो पॉइंट जहां से वो लैडर लगाएगा सी पॉइंट तक। तो ये हम सभी चीजें यहाँ पे लिखेंगे, लेट ए बी इज द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द पोल, सॉरी, जो कि क्या है, विच इज इक्वल टू 5 मीटर। शी नीड्स टू पुट द लैडर एट सी, देयरफॉर जो एट सी लगाना चाहती है, दैट इज ए सी कितना है हमारा 1.3 मीटर। तो सी बी हमारा यहां से निकल आएगा, कैसे, ए सी ए बी जो पूरी है उसमें से ए सी निकाल देंगे तो सी बी आ जाएगा। क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल जहां तक ही है, ऊपर तक की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो जहां तक ट्रायंगल है उसी की लेंथ हमें चाहिए, सी बी की लेंथ चाहिए हमें। देयरफॉर सी बी कैसे आएगा, जब हाइट ऑफ द पोल से हम कितनी नीचे वो लगा रही है सीढ़ी को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 1.3, ठीक है। तो 5 में से 1.3 अगर माइनस करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, 3.7 मीटर। ये जो हाइट है सी से लेकर बी, 3.7 मीटर ये, तो ये हमें चाहिए। अब आ जाइए आगे, 60 डिग्री एंगल तो है हमारे पास, ठीक है। हमने लेंथ ऑफ द लैडर और ये भी हमने लेट द सीडी, तो ये हम कौन से फॉर्मूले चाहिए वो आ जाएंगे। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल चाहिए, डी बी सी बी डी। सीबीडी ट्रायंगल में पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, हमारे पास सिर्फ 3.7 यही चीज सीबी गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है हमें एक्चुअल में, क्योंकि एंगल ये है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर की मैंने आपको बताया था, नीचे वाली बेस होती है, तो इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर 3.7 यही हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, साइन थीटा, जैसे कि साइन 60 लिखेंगे इज इक्वल टू सी बी बाय सी। तो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों लिखा हमने, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर गिवन था, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना था, पी और एच वाला फॉर्मूला। ऐसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला चाहिए हमें। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2
और सी बी क्या है हमारे पास 3.7 एंड नीचे जो सी डी बच गया वो हमने निकाला। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ है कि √3 की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, एंड में दिया हुआ था √3 कैन बी टेकन एज 1.73। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे बट एंड में, ठीक है। सी डी निकालिए, यहाँ से सी डी इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी डी इंटू √3 इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2। तो ऑब्वियसली मैं सी डी की वैल्यू निकालनी तो √3 इधर चाहिए। हमें पता है कि रूट वाली वैल्यू हमेशा नीचे नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो 3.7 इंटू 2 डबल कर दे इसका, तो क्या आ जाएगा 7.4, ठीक है। 7.4 इंटू √3, ओके, डिवाइड में √3 इंटू √3 क्या होता है, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, दो रूट्स वाले जब सेम जो होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट के सिर्फ 3 रह जाता है। तो ये बच गया हमारे पास। देखिए इसको कटिंग होती है तो नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 7.4 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय 3 है, ओके। तो देख सकते हैं अगर आप इसके साथ इसकी कटिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो जस्ट 7.4 और 1.73 को आपस में कीजिए मल्टीप्लाई और 3 के साथ बाद में कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। सो 173 पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 173 और 74 को मल्टीप्लाई करते हैं। वन टू एट जीरो टू पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 12.802 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो 3 के साथ डिवाइड कीजिए अब इसको, वैसे तो इजी ऐसे हो जाना चाहिए। 3 4 12 पॉइंट, 3 2 6, 2 बचा, 3 6 18, फिर से 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा। आगे वैसे जरूरत नहीं सॉल्व करने की, यहाँ तक भी ठीक है। तो आ जाएगा ये 4.267 मीटर की हमें सीढ़ी चाहिए ताकि वो 1.3 मीटर नीचे लगाई जा सके। सीढ़ी की लेंथ तो आ गई, सीढ़ी यहाँ से कितनी दूर चाहिए वो भी निकालना है हमने ऑल्सो। अब देखिए हमें ये फाइंड आउट करना है, हमारे पास ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो चाहे हम तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला लगा सकते हैं, चाहे तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला भी लगा सकते हैं, tan थीटा वाला। तो ज़्यादा यूज वही करना है क्योंकि इसकी वैल्यू प्रॉपर नहीं आई हमारे पास, पॉइंट्स में ज़्यादा है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है 3.7 वो वाला यूज करो, P अपॉन B वाला। ऑल्सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CB बाय BD, ओके। CB क्या है हमारा, और tan पहले तो इसका लिखें, क्यों लिखा हमने tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो मैं बिकॉज में ये लिखने वाला नहीं हूँ, आपने खुद लिख लेना है, आप आगे आगे खुद करते रहिएगा। CB क्या है हमारे पास 3.7, BD हमने निकालना है। तो ये BD इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, √3 इधर डिवाइड में, जगह चेंज हो जाएगी बस इनकी। तो इसको फिर से रैशनलाइज करना जरूरी है, √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते हम। तो अगेन √3 की वैल्यू यहाँ पे बनेंगे, फिर से डिवाइड कर 3 करेंगे बाद में। तो 173 इंटू 37, सिक्स 4 पॉइंट कहाँ पे आएगा, क्योंकि 1 2 3 पॉइंट है पीछे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 6.4
401/3 आएगा। 3 के साथ डिवाइड करो उसको, 2.3 1 3, 3 3 9, 3 3 अगेन 9 एंड अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो ये जो चीज़ थी हमें पूछी गई, इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे, आई विल टेल यू। जैसे आप कर लीजिए नोट डाउन। वैसे तो बहुत इजी समझ है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, जहाँ पे समझ नहीं आएगा जस्ट आस्क मी, आई विल टेल यू। जैसे आप कर लीजिए नोट डाउन। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल 3। तो आज की हमारी जो एग्जांपल 3 तक ही हम करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स जो है थोड़ा सा हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना बन जाए, 30-35 मिनट की बनाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, कोशिश यही रहती है। तो आज की हमारी वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल्स रहती हैं, 4 एग्जांपल्स और पड़ी हैं, तो वही कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा समझाने में भी, अब क्योंकि चैप्टर नया है तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, जब आपके समझ में आ गया फिर तो आप फ्लो में पूरा कर भी लेंगे जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो एक ऑब्जर्वर है जो कि उसकी हाइट क्या है, 1.5 मीटर टॉल है वो। ठीक है, एक चिमनी है, चिमनी ऑब्वियसली उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो चिमनी से, ये जो चिमनी है उसकी हाइट कुछ भी होगी, वो कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है उसके फुट से, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, कितनी दूर खड़ा हुआ है चिमनी से। तो बेस हम पैर से पैर का डिफरेंस देखेंगे। ओके, और क्या कहा उन्होंने, अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। आईज यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी की तरफ देख रहा है वो, देख रही है, हर कह रहे हैं। तो यहाँ से वो टॉप ऑफ द चिमनी की तरफ देख रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर को बनेगा यहाँ से। तो ध्यान में ये रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो ऑब्वियसली चिमनी उससे बड़ी होगी, तभी ऊपर को देखना है, एलिवेट हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। यहाँ देखा उसने, यहाँ से यहाँ देखा उसने, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45। तो हमें पता है ये हमारी होगी लाइन ऑफ साइट, देख जहाँ से वो जहाँ से जहाँ तक देख रहा है वो होगी लाइन ऑफ साइट। और हमारे पास दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होती है हमें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल तो नहीं होता, एंगल होता है हमेशा 2 आर्म्स के बीच में। तो यहाँ पे जहाँ से वो देख रही है वहां पे हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, ताकि हम अपना एंगल ऑफ एलिवेशन शो कर पाए 45 डिग्री। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बना। तो क्योंकि ये वर्टिकली स्टैंड कर रही है सीधी, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो पता ही है हमें। ओके, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये रेक्टेंगल बना तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये अंडरस्टूड वाली बातें हैं कुछ। ठीक है, ये 28 है तो ये भी 28.5 होगा, ये अंडरस्टूड वाली बातें, ये एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत पड़ती है इसमें। ओके, तो हम पहले तो लेट कर लेते हैं, ए बी है हाइट ऑफ द चिमनी और सी डी है हाइट ऑफ द गर्ल ऑब्जर्वर, क्योंकि हर कह रहे हैं ना तो गर्ल हो सकती है। और ई पॉइंट जो है इसकी हाइट के अकॉर्डिंगली, इस चिमनी की इतनी हाइट तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1.5 मीटर टॉल तो गर्ल है, उसके ऊपर वाली जो ए ई बची है वो हमें निकालने की जरूरत है। ये निकल आएगी तो ये ऐड कर देंगे, टोटल हाइट ऑफ द चिमनी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हमें एक्चुअल में हाइट ऑफ द चिमनी पूछी है, हाइट हमेशा यहाँ से पूरी फुट तक होती है, ये पूरी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे हियर ए बी इज द चिमनी एंड CD is the observer। ठीक है, AB क्या है, चिमनी है, CD is the observer। ऑब्जर्वर की हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर। ठीक है, और बाकी की चीजें DB 28.5 है, वो भी हम लिख देते हैं वैसे। DB और CE इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, ये तो ये साइड इक्वल होती हैं। DB और CE दोनों क्या है हमारे 28.5 मीटर हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, AE निकालना है। तो पहले वो निकालेंगे, क्योंकि AE निकालने पे CD और EB तो बराबर ही हैं, तो ये 1.5 हो ही जाएगा, लिख भी देते हैं चलो।
ऑल्सो CD इज इक्वल टू EB, ये भी है हमारा 1.5। तो हमने कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये वाला ACE। नाउ इन ट्रायंगल ACE हमने tan ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर इसलिए मुझे पता चल गया कि tan थीटा वाला फॉर्मूला यूजफुल होगा, इज इक्वल टू AE बाय CE। ठीक है, हमें बेस गिवन है, ये भी 28.5 होगा और ये वाला 1.5 होगा। क्योंकि हमें बेस गिवन है तो हमने ऐसा नहीं है कि tan 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लिखना है। इसका रीजन आपने, मैंने जैसे आप पहले लिखते आ रहे हैं वही लिख देना है। tan 45 होता है 1, AE नहीं पता हमें, CE तो पता है, 28.5 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये भी AE कितना आ गया 28.5 मीटर। तो AE हमारे पास आ गया कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक 28.5 मीटर आ गया ना। तो अब पूरी एड निकल जाएगी AB, देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी जो कि क्या है AB है असल में, वो कैसे निकलेगी AE प्लस EB। AE कितना निकाला हमने 28.5 मीटर प्लस हाइट ऑफ द गर्ल जो कि इसके बराबर थी EB के, ऐड करने पे 30 मीटर आ गया हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट कितनी है 30 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक और आंसर। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं थोड़ा सा लेवल इससे अप है, तो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, इसे आप ध्यान से समझिए और करिए। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आप नेट पे ढूंढना चाहते हैं तो वहां से देख के इसके रिलेटेड सिंपल वाले क्वेश्चन अभी कीजिए। लेवल बढ़ेगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। स्टेटमेंट समझ के डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम नहीं बनेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अभी तो एलिवेशन वाला चल रहा है, जहाँ पे डिप्रेशन एंगल की बात होगी वहाँ पे डिप्रेशन एंगल शो करना पड़ता है, मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स, मेरी वीडियो पूरी यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और जैसे आप पहले मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ऐसे ही आगे भी आपने करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के तक मेरी वीडियोस जो हैं वो पहुँच सके। तो थैंक यू वेरी मच अगेन टू ऑल द व्यूअर्स। एट द एंड कीप फॉलोइंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप लाइकिंग ऑल द वीडियोस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।